लोकसभा भारतीय राजनीति और शासन का जो अपना पाठ्यक्रम है बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत, इसमें संसद के बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि जो संसद का निम्न सदन है जिसको लोकसभा कहा जाता है, लोकसभा का गठन किस प्रकार से होता है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं, क्या अयोग्यताएं हैं, लोकसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं, उनके क्या कार्य है, लोकसभा कौन से कार्यों को निष्पादित करती है, लोकसभा के सदस्य संख्या इत्यादि पर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लोकसभा। लोकसभा जिसको संसद का निम्न सदन भी कहा जाता है, ये जनता का सदन है। और जनता का सदन इसलिए कि इसके जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाने के कारण ये सदन जनता का सदन कहलाता है। और जनता का सदन होने के नाते इस सदन की जो सदस्य है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अपने जो लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 552 है, जिसमें से 530 सदस्य जो राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से या संघ शासित प्रदेशों से हैं, उनमें 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। ये संगठनात्मक आधार पर या संख्यात्मक आधार पर निर्धारित किया गया है। वास्तविकता में जो सदस्य संख्या है वो 545 है, उसमें से 530 राज्यों से, 13 संघ शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन सदस्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 84 में वर्णित किया गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और संसद के द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा करता हो। वहीं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कुछ अन्य बातें भी जोड़ी गई हैं, जैसे भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र के मतदाता के रूप में उसका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि कोई सदस्य अनुसूचित जाति और जनजाति से आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहा हो तो वह उस राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य होना चाहिए, लेकिन वह सामान्य सीट पर भी चुनाव तो लड़ सकता है। वहीं संविधान के द्वारा सदस्यों की कुछ अयोग्यताओं का निर्धारण भी किया गया है, जैसे यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई भी लाभ के पद पर आसीन हो, वह विकृत चित्त हो या अनुमोदित दिवालिया हो, स्वैच्छिक रूप से किसी विदेशी राज्य के प्रति अपनी भावना प्रकट करे, यदि संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया गया हो, और या यदि कोई सदस्य बिना सदन की सूचना किए 60 दिन तक संसद की कार्रवाई में भाग नहीं लेता है तो उसे संसद की सदस्यता से भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। स्पीकर या सभापति इस प्रकार की अयोग्यता का निर्धारण करता है, परंतु इन 60 दिनों में यदि लगातार 4 दिन से भी ज़्यादा सदन स्थगन हुआ हो तो उसे नहीं गिना जाएगा। अन्य अयोग्यताओं के संबंध में कहा गया है कि यदि किसी चुनाव से संबंधित किसी तरह का भ्रष्टाचार में वह दोषी पाया जाए या अपराधी घोषित हो, उसे किसी अपराध में 2 या 2 से अधिक वर्ष की सज़ा मिली हो, वह किसी भी ऐसी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर हो जिसमें सरकारी हिस्सेदारी कम से कम 25% हो, साथ ही वह सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार के लिए बर्खास्त किया गया हो, छुआछूत, दहेज, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के आचरण करने या उपदेश देने के लिए उसको दंडित किया गया हो। इन अयोग्यताओं का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा होगा। राष्ट्रपति
निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुसार ही निर्णय लेगा। यदि कोई अयोग्य सदस्य सांसद बैठक में भागीदारी निभाता है तो उसे 500 रुपये प्रतिदिन नगद जुर्माना देना होगा। इस प्रकार की व्यवस्था अपने यहाँ संसद में की गई है। वहीं जो सांसदों की अयोग्यता का जो निर्धारण है वो इस प्रकार से किया गया है कि संविधान में वर्णित अयोग्यता का पर निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श करता है। संविधान में वर्णित जो अयोग्यताएं हैं वो है या नहीं है तो किस प्रकार की है, इसका निर्णय राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति भी चुनाव आयोग से परामर्श करेगा। चुनाव में जो अनैतिक व्यवहार करता है, अवैध व्यवहार करता है, जनप्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन की स्थिति हो तो उच्च न्यायालय में भी सांसद के विरुद्ध मामला लाया जा सकता है। और यदि दल बदल कानून के उल्लंघन की दशा में सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण लोकसभा स्पीकर अथवा राज्यसभा के सभापति के द्वारा किया जाता है तो जो सांसद है उसकी अयोग्यता का जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, न्यायालय के द्वारा होता है और जो सदन का स्पीकर है उसके माध्यम से भी होता है। संविधान के 51वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल एवं दल के विखंडन के मध्य का अंतर समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी सांसद न तो अकेले दल बदल कर सकता है और न ही समूह के साथ दल बदल करने की इजाज़त है। इस प्रकार दल बदल कानून में जो परिवर्तन किया गया है, जहाँ तक लोकसभा के क्षेत्रों के आकार का प्रश्न है, लोकसभा के क्षेत्रों का जो आकार है उसका निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा के सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाता है संविधान के अनुच्छेद 82 की व्यवस्था के अनुसार। यानी परिसीमन आयोग जो है वो संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार गठित किया जाता है और वह लोकसभा के जो परिक्षेत्र होता है उसका निर्धारण करता है। अब तक 4 परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं, 1952, 1962, 1972 और 2002। 2002 में लोकसभा सीटों के समायोजन करने के लिए कुलदीप सिंह आयोग की स्थापना हुई। उन्होंने लोकसभा में सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई, लेकिन विभिन्न राज्यों में लोकसभा के सीटों के आकार का समायोजन किया। इस समायोजन का लाभ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्राप्त हुआ क्योंकि इनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या लोकसभा में बढ़ गई। वहीं संविधान के 84वें संशोधन के द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों की संख्या यथावत रखने का प्रावधान किया गया। संविधान के 37वें संविधान के 87वें संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि लोकसभा क्षेत्रों के पुनर्संरचना का वर्ष 2002 की जनगणना ही होगी और पुनर्संरचना राज्यों के भीतर होगी। राज्यों की कुल सीटों की संख्या पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोकसभा की वर्तमान संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर है, लेकिन लोकसभा के क्षेत्रों का निर्धारण 2011 की जनगणना के अनुसार किया गया है। इस प्रकार परिसीमन आयोग जो है उसने लोकसभा के क्षेत्र सीटों को यथावत रखते हुए क्षेत्र में का बदलाव किया है। जहां लोकसभा की विशिष्ट शक्तियों का प्रश्न है या लोकसभा की शक्तियों का प्रश्न है तो आप कह सकते हैं कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान की मांगों पर मतदान केवल लोकसभा में ही होता है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने की शक्ति केवल लोकसभा के पास है। लोकसभा का स्पीकर संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ये पावर्स जो है वो केवल लोकसभा के पास हैं। संयुक्त बैठक में लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होने के कारण संयुक्त बैठक में प्रभावी भूमिका जो होती है वो लोकसभा की ही रहती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में लोगों को प्रतिनिधि सदन होने के कारण
लोकसभा का महत्व निर्विवाद रूप से राज्यसभा से अधिक है। धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति लोकसभा स्पीकर के पास है। राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत समाप्त करने की शक्ति केवल लोकसभा के पास है। इस प्रकार लोकसभा एक शक्तिशाली सदन है। लोकसभा का जो सभापति होता है, लोकसभा जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है, दूसरे शब्दों में उसको स्पीकर कहा जाता है, और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह लोकसभा का सदस्य होता है। इसका जो चुनाव होता है वो लोकसभा की प्रथम बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच में से लोकसभा अध्यक्ष का चयन किया जाता है, और इसकी जो चयन की तिथि है लोकसभा अध्यक्ष की, ये राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष को पद से अगर हटाना हो तो यदि वह अपने पद से त्यागपत्र दे तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे हटाया जाता है। स्पीकर को हटाने के संकल्प को प्रस्तावित करने में 14 दिन पहले पूर्व की सूचना दिया जाना आवश्यक है। जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, लेकिन उसने लोकसभा के बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। उसे वह एक संकल्प पर मतदान से पहले करेगा कि वह निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि लोकसभा के स्पीकर के निर्वाचन में विपक्षी दल के सदस्यों से भी परामर्श लिया जाएगा, जिससे स्पीकर तटस्थ बना रहे और वह किसी अन्य दल विशेष का पक्षपात न करें, परंतु व्यवहार में इस परंपरा का पालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त नियुक्ति के अन्य पदों के लिए भी प्रावधान है। लोकसभा स्पीकर अपने पद से हटने के बाद जो है कुछ व्यक्तित्वों को, जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, राज्यपाल बनाए गए हैं, कुछ को मंत्री बना दिया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद भी सक्रिय राजनीति में लोग लौट आते हैं, जबकि ये आशा की जाती है कि लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद वो तटस्थ रहेंगे, लेकिन संसदीय इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि वो पुनः सक्रिय राजनीति में लौट कर आए हैं। लोकसभा के विघटन होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है। वह नई लोकसभा की जो बैठक होती है तब तक बना रहता है, क्योंकि वह लोकसभा के सचिवालय का भी प्रधान होता है, और जब तक नया अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो जाता तब तक वह कार्य करता रहता है। जहाँ तक लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों का प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष ये प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। दोनों सदनों के गतिरोध के मुद्दे पर अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता वह करता है। स्पीकर संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। यदि किसी संसदीय समिति के सदस्य हैं तो उस समिति का पदेन सभापति भी होता है। वह किसी भी लोकसभा सदस्य की उसकी सदस्यता की अयोग्यता घोषित करना, जैसे यदि वह सदस्य सदन के बिना सूचित किए लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तब उसकी सदस्यता से उसे हटाया जा सकता है। दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की सदन से अयोग्यता का निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसी मुद्दे पर अगर सदन में समान मत पड़ जाए तो वह निर्णायक मत देने का, यानी कास्टिंग वोट भी देने का उसको अधिकार है। अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति कोरम न होने पर वह सदन की बैठकों को स्थगित करें। गणपूर्ति या कोरम से हमारा आशय यह है कि सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग, सदस्य संख्या का जो 10वां भाग होता है उसका उपस्थित होना अनिवार्य है, नहीं तो कोरम नहीं माना जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, जिसका निर्णय जो है वो संसद के द्वारा किया जाता है, और लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते जो होते हैं वो संचित निधि के आधार पर दिए जाते हैं या संचित निधि से दिए जाते हैं।
भारत में सबसे पहले 1919 के अधिनियम के तहत 1923 में संपन्न चुनाव में सदन के अध्यक्ष की व्यवस्था की गई थी। भारत में पहले विधानसभा अध्यक्ष विठल भाई पटेल थे और लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलेकर जी.वी. मावलेकर थे। लोकसभा अध्यक्ष की सहायता करने के लिए एक उपाध्यक्ष की व्यवस्था रहती है और लोकसभा का उपाध्यक्ष बनने के लिए लोकसभा की सदस्यता अनिवार्य है। इनका चुनाव भी जो लोकसभा की पहली बैठक होती है उसके पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच में से किया जाता है। उपाध्यक्ष का पद खाली होता है तो लोकसभा के दूसरे सदस्यों के इस पद के लिए चयनित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की जो उपाध्यक्ष कब चुना जाएगा इसकी तारीख तय करने का कार्य जो है वो लोकसभा अध्यक्ष का है। लोकसभा उपाध्यक्ष को पद के हटाने का जहाँ तक प्रश्न है, यदि वह अपने पद से त्यागपत्र दे दे, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे हटाया जाता है। उपाध्यक्ष को हटाने के संकल्प को प्रस्तावित करने में 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। जब उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो वह पीठासीन नहीं होगा, परंतु उसे सदन में उपस्थित होने का अधिकार रहता है। जहां लोकसभा उपाध्यक्ष के कार्यों का प्रश्न है, जब अध्यक्ष का पद खाली हो तब उपाध्यक्ष उसके कार्यों का निष्पादन करता है। सदन की बैठकों में अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर उपाध्यक्ष बतौर अध्यक्ष कार्य करता है। सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। किसी भी संसदीय समिति का सदस्य बनाए जाने पर वह उसका अध्यक्ष होता है। जब सदन में अध्यक्ष पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष की भूमिका सदन में अन्य सदस्यों की तरह ही होती है तथा उसे सदन में बोलने, कार्रवाई में भाग लेने और किसी प्रश्न पर मत देने का अधिकार होता है। पर बिंदु ध्यान देने योग्य है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं होता, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी उपाध्यक्ष जो रहेगा वो संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, वो स्पीकर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है और ये सब भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष का जहाँ तक प्रश्न है, जब एक नई लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तब राष्ट्रपति निर्वाचित सदस्यों में से वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। भारतीय संसदीय इतिहास में प्रथम प्रोटेम स्पीकर जी.वी. मावलेकर थे। प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं उन्हें मुख्य रूप से 2 कार्यों का निष्पादन करना होता है। फर्स्ट, लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाना एवं एक स्थायी स्पीकर के चयन तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। अब प्रश्न यह है कि लोकसभा के विघटन के पश्चात जो लोकसभा में जो विचाराधीन विधेयक रहे हैं या लंबित जो बिल रहे हैं उनका क्या भविष्य होगा। तो इस संबंध में कहा जा सकता है कि लोकसभा के विघटन का आशय लोकसभा के अंत से होता है। विघटन के पश्चात नई लोकसभा चुनी जाती है। लोकसभा का विघटन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 85 के अनुसार यदि विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित करके लोकसभा में लंबित है तो लोकसभा के विघटन के पश्चात उसे समाप्त मान लिया जाएगा। यदि विधेयक लोकसभा में लंबित है और लोकसभा विघटित हो जाए तो ये विधेयक समाप्त मान लिया जाएगा। यदि कोई विधेयक लोकसभा में पारित कर दिया हो तथा लोकसभा के विघटन के समय राज्यसभा में लंबित हो तो वह समाप्त माना जाएगा। लेकिन ऐसे भी विधेयक होते हैं जिनका लोकसभा के विघटन के पश्चात भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यदि कोई विधेयक राज्यसभा में ही प्रस्तुत हो
तथा राज्यसभा लंबित हो। दूसरा, यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक को आहूत किया हो तो लोकसभा के विघटन के पश्चात भी संयुक्त बैठक होगी, इसमें विधेयक पर विचार किया जाएगा। ऐसे विधेयक जिसे दोनों सदनों ने पारित करके राष्ट्रपति के समक्ष भेज दिया हो लेकिन राष्ट्रपति ने उसे अनुमोदित नहीं किया हो, अनुमति प्रदान नहीं की हो, तो ऐसे विधेयकों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोकसभा जनप्रतिनिधि सदन है, जनता का सदन है, इसीलिए इसको निम्न सदन कहा जाता है और ये ऐसा सदन है जो जनता का है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जनता ने चुना है। इसलिए नई व्यवस्थाओं को लागू करने, टैक्सेशन को प्रारंभ करवाने और नए कानून लाने के लिए जनता हमेशा आशान्वित रूप से जो है वो लोकसभा के प्रति आशा रखती है।